हेलो एवरीवन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अभी तक हम लोग टोटल मिला के 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ सेल और अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। ईजी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। तो अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, तो जैसा अपन स्टार्टिंग से इस चैप्टर में बात कर रहे हैं कि कंपनी की 2 ड्यू डेट्स होती है जिस पे कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को क्या करती है, 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करती है। तो जहाँ तक जर्नल एंट्री की बात करें, अगर हम लोग जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री तो नॉर्मल है। जर्नल एंट्री के केस में अगर हम लोग बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो जब भी इंटरेस्ट आपको ड्यू डेट पे रिसीव होगा तो हम लोग एंट्री क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे अगर मैं नोट वाइज बात करूं तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि अगर कंपनी की 2 ड्यू डेट्स हैं, चलो ओके, अगर हम लोग फॉर्मूला लेके इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो अपन ने हमेशा बोला कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए वी रिक्वायर 3 थिंग्स, अमाउंट, रेट और पीरियड। तो सबसे पहले जैसे अमाउंट की बात करें तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट is calculated, interest on due date is calculated on face value of balance investment as on due date। मतलब ड्यू डेट पे आपके पास जितने इन्वेस्टमेंट होंगे उनकी फेस वैल्यू पे ही आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे अगर मान लो 30 जून ड्यू डेट है, 30 जून अगर ड्यू डेट है तो 30 जून के दिन जितने आपके पास इन्वेस्टमेंट होंगे उनकी फेस वैल्यू पे कंपनी आपको क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। रेट क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। जहाँ तक पीरियड की बात की जाए तो डिपेंड करता है, अगर आपकी 2 ड्यू डेट्स हैं तो 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन ईच ड्यू डेट, और अगर क्वेश्चन में 1 ड्यू डेट है तो 12 मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, 12 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो ड्यू डेट पे इस बात का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि आपने कब खरीदे कब बेचे। ठीक है ना, तो ड्यू डेट पे हमेशा क्या होता है, जितने इन्वेस्टमेंट आपके पास है उनकी फेस वैल्यू पे आपको 6 मंथ का क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो फिक्स है कि अगर 2 ड्यू डेट है तो हर ड्यू डेट पे कंपनी आपको क्या करेगी, 6 मंथ का इंटरेस्ट देगी उन डिबेंचर्स पे या उन इन्वेस्टमेंट पे जो आपके पास हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूं, मान लो आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 है और कंपनी की 2 ड्यू डेट्स हैं। ठीक है, एक 30 जून है और एक 31 दिसंबर है जिस पे कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट पेमेंट करती है। ठीक है बेटा, अभी मान लेते हैं कि आपने क्या किया, 30 जून की ड्यू डेट निकलने के बाद या सपोज 1 मई को आपने क्या किया, कुछ इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए। 1 मई को आपने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किए जिनका फेस वैल्यू कितना है, 10,000 है। तो परचेज की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक का इंटरेस्ट जो है वो सेलर को पे करना पड़ा होगा एज ए बायर। तो 1 मई से जस्ट पहले वाली ड्यू डेट अगर बात करें तो कौन सी ड्यू डेट निकली होगी, 31 दिसंबर, जो लास्ट ईयर की 31 दिसंबर है वो निकली होगी। तो अप्रैल मई, सुन रहे हो, लास्ट ड्यू डेट जो निकली वो कौन सी निकली, 31 दिसंबर। तो जनवरी फरवरी मार्च
और अप्रैल, तो आपने जब 1 मई को इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो आपने 4 मंथ का इंटरेस्ट क्या किया, पे किया। किस उम्मीद से पे किया कि नेक्स्ट ड्यू डेट पे कंपनी से आपको वापस क्या होगा, रिसीव हो जाएगा। तो जब ये ड्यू डेट आएगी ना, जब ये ड्यू डेट आएगी तो अगर आपने सिर्फ इस पीरियड का ही इंटरेस्ट अगर आपने कैलकुलेट किया तो गलत हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने कब परचेज किया। क्यों? क्योंकि लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक का मैं इंटरेस्ट ऑलरेडी सेलर को पे कर चुका हूं, इस होप के साथ कि मुझे ड्यू डेट पे वो इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। तो जिसको समझ में आ रहा है कि 1 मई को हम लोगों ने क्या किया, कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किए जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10,000 है, ठीक है। और जब 1 मई को आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए होंगे, 1 मई को जब आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए तो लास्ट ड्यू डेट जो 31 दिसंबर निकले, वहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 मंथ का इंटरेस्ट आपने पे किया है। तो इसीलिए तो पे किया एज ए बायर कि हमको वापस 6 मंथ का मतलब ड्यू डेट पे वो मिल जाएगा। तो आपको 2 मंथ का इंटरेस्ट तभी बचेगा जब आप ड्यू डेट पे उस पे इंटरेस्ट कितने मंथ का कैलकुलेट करोगे, 6 महीने का। तो भले ही आपने परचेज 1 मई का किया है, पर 1 मई से पहले के पीरियड का जो इंटरेस्ट था वो आपने सेलर को दिया है, मतलब वो भी रिसीव करने का आपको राइट है। और ये 2 मंथ तो आपने होल्ड किया ही है, इसलिए कंपनी से आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 6 मंथ। तो जब ड्यू डेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इट डजेंट मैटर कि मैंने इन्वेस्टमेंट कब खरीदे। सीधा फंडा क्या होता है कि अगर आपका 30 जून ड्यू डेट है तो 30 जून के दिन जितने इन्वेस्टमेंट आपके पास हैं उनकी फेस वैल्यू पे आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इसी तरह से जब आपकी 31 दिसंबर ड्यू डेट आएगी तो 31 दिसंबर के दिन जितने इन्वेस्टमेंट होंगे उनकी फेस वैल्यू पे आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनका डाउट ये होता है कि सर इन्वेस्टमेंट तो हमने 1 मई को परचेज किया तो सिर्फ मई और जून 2 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। बेटा 2 मंथ तो आपने खुद ने होल्ड किया, उससे पहले परचेज करते समय यू हैव ऑलरेडी पेड 4 मंथ इंटरेस्ट टू सेलर। तो वो सेलर का जो 4 मंथ इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट था वो भी अब आपको मिल गया। तो 4 महीने का तो सेलर का पार्ट का अपने को चाहिए और 2 मंथ का हमारे पार्ट का चाहिए। इसीलिए ड्यू डेट पे हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है अगर आपकी 2 ड्यू डेट्स हैं। समझ में आया? तो जहां तक मैं फॉर्मूले की बात करूं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, फेस वैल्यू ऑफ बैलेंस इन्वेस्टमेंट ऑन ड्यू डेट। फेस वैल्यू ऑफ बैलेंस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ बैलेंस इन्वेस्टमेंट मतलब ओपनिंग प्लस ड्यू डेट तक के सारे परचेज माइनस ड्यू डेट तक की सारी सेल। तो ड्यू डेट के दिन बैलेंस अगर देखना है तो ओपनिंग प्लस ड्यू डेट तक के परचेज माइनस ड्यू डेट तक की सेल आ जाएगा। आपके पास बैलेंस कितना है, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, रेट अपॉन 100, दैट विल बी गिवन इन क्वेश्चन, और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 अगर 2 ड्यू डेट्स हैं तो। समझ में आया? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कब परचेज किए, ठीक है। अब जो बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लफड़ा क्या होता है, देखो मान लेते हैं कि अपना अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मान लेते हैं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है और जिस कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर हमने परचेज कर रखे हैं उसकी ड्यू डेट एक 30 जून है और एक ड्यू डेट उसकी 31 दिसंबर है। मतलब इस 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो 30 जून को मिलता है और इस 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो 31 दिसंबर को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 1 जनवरी को हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, जो बात कर रहा हूँ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी को हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किए कितने, 10,000 के फेस वैल्यू के हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किए और 2 ड्यू डेट से कंपनी की इन इन्वेस्टमेंट पे एक 30 जून और एक 31 दिसंबर।
तो 1 जनवरी से जस्ट पहले 31 दिसंबर एक ड्यू डेट निकली है लास्ट ईयर, तो सेलर को 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिला ही था, तो 1 जनवरी को हमने परचेज किया जस्ट आफ्टर ड्यू डेट, इसलिए इंटरेस्ट तो कैलकुलेट यहाँ होगा नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे 10,000 के इन्वेस्टमेंट हमने क्या किए, परचेज किए, और 6 महीने हमने होल्ड किया, और 30 जून को इन इन्वेस्टमेंट को मैंने क्या किया, सेल कर दिया। क्या किया, सेल कर दिया। तो 30 जून जो है ना, 30 जून ड्यू डेट भी है और 30 जून क्या हो गया, सेल डेट भी हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक ही डेट पे 2 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट सेल हो रहा है और एक ड्यू डेट भी है। अब यहाँ क्या है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सीक्वेंस में रिकॉर्ड होगा। तो जैसे एक छोटा सा मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता हूँ, डेट, पर्टिकुलर और ये 3 कॉलम, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर के बाद में ये 3 कॉलम जैसा अपन लेते हैं, ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो इसमें ये आपका फेस वैल्यू हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया और ये अमाउंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये फेस वैल्यू है, यहाँ इंटरेस्ट है और यहाँ पे क्या है, अमाउंट है। तो हमने 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट परचेज किया टू बैंक, और 10,000 का फेस वैल्यू है और 10,000 ही मान लो उसकी कॉस्ट है। अब 30 जून बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 30 जून एक डेट है जिस पे 2 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एक सेल हो गया और एक ड्यू डेट है। अब सोचो अगर मैं पहले सेल रिकॉर्ड करता हूँ बाय बैंक करके, 10,000 के इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए, जो भी अब यहाँ पे जो भी उसका NCR होगा वो आ जाएगा। तो अगर मैं पहले सेल रिकॉर्ड करता हूँ और फिर अगर मैं ड्यू डेट वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ ना, तो ड्यू डेट वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं जब इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करता हूँ, तो मैं कैसे बैलेंस करता हूँ कि मैंने 10,000 के परचेज किए और 10,000 के मैंने सेल कर दिए। इसका मतलब मेरे पास ड्यू डेट पे जो इन्वेस्टमेंट है वो तो निल हो गए, निल हो गए। इसका मतलब अब मैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूँ, मैं तो सेल कर चुका हूँ। तो जब मैंने पहले सेल रिकॉर्ड किया, तो पहले सेल रिकॉर्ड करने से क्या हुआ कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल करने से पता चल रहा है कि अवेलेबल इन्वेस्टमेंट तो 0 है आपके पास। तो अब इस केस में ड्यू डेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है मेरा। और अगर मैं सेल से पहले और वहीं पे मैं अगर सेल से पहले क्या करूं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूं। सेल से पहले अगर मैं मतलब सेल रिकॉर्ड करने से पहले अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बता रहा है कि मेरे पास अवेलेबल इन्वेस्टमेंट 10,000 है। तो 10,000 पे जो भी रेट है उसके हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ड्यू डेट, जो इंटरेस्ट की ड्यू डेट तो है ही है, अगर ड्यू डेट पे अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग पहले क्या रिकॉर्ड करें, परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें या इंटरेस्ट की रिकॉर्ड करें। तो सोचो अगर मैं पहले परचेज और सेल रिकॉर्ड करूं और फिर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करूं, या मैं पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करूं और फिर परचेज सेल रिकॉर्ड करूं, तो पक्के से मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा, अलग आएगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले परचेज रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे, या मैंने पहले सेल रिकॉर्ड किया तो मेरे पास जो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएंगे। और अगर मैं पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा फिर बाद में परचेज सेल रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट अलग आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 30 जून इस एग्जाम्पल में क्या है, ड्यू डेट भी है, और 30 जून पे मैंने क्या किया, सेल भी कर दिया।
अब मैं पहले सेल रिकॉर्ड करता हूं तो बाद में इंटरेस्ट ही नहीं आता है, और पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करता हूं तो आता है। इसका मतलब सीक्वेंस डिसाइड कर रहा है कि इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, कि अगर ड्यू डेट पे जो भी तुम्हारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे वो क्या हो सकता है, या तो कम इंटरेस्ट हो सकता है, और या वो क्या हो सकता है, एक्स इंटरेस्ट हो सकता है। सोचो थोड़ा सा, तुमने इन्वेस्टमेंट कब परचेज किए, 1 जनवरी को, ठीक है। आप अपने इन्वेस्टमेंट कब सेल आउट कर रहे हो, 6 मंथ होल्ड करने के बाद। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट को 6 मंथ क्या किया, होल्ड किया, और 6 महीने आपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया, उसके बाद आपने उन इन्वेस्टमेंट्स को क्या किया, सेल किया। तो अपने को 6 मंथ का तो इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, समझ में आया। अब सोचो अगर मैंने कम इंटरेस्ट सेल कर दिया, मैंने कम इंटरेस्ट सेल आउट कर दिया, इसका मतलब मैंने बायर से इंटरेस्ट ले लिया। मैंने बायर से इंटरेस्ट ले लिया तो कंपनी मुझे इंटरेस्ट नहीं देगी। मेरे पास ऑप्शन क्या है, जैसे ये कौन है, एक्स, ये वाई, और ये कौन है, कंपनी, ठीक है। और हम अभी फिलहाल किसकी बुक्स में, एक्स की बुक में, और एक्स ने 30 जून को क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए। किसको सेल किए, वाई को। तो अगर एक्स वाई को कम इंटरेस्ट सेल करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वाई ने इंटरेस्ट का पेमेंट किसको कर दिया, एक्स को, और अब कंपनी जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो किसको करेगी, वाई को। मतलब मैंने अगर अपने इन्वेस्टमेंट कम इंटरेस्ट बेच दिए, इसका मतलब मैंने अपने इंटरेस्ट के राइट्स जो है वो बायर को सेंड कर दिए। अगर मैंने ड्यू डेट पे जो इन्वेस्टमेंट सेल किए, सोचो अगर मैंने ड्यू डेट पे जो इन्वेस्टमेंट सेल किए, अगर वो कम इंटरेस्ट सेल किए, इसका मतलब मैंने 6 मंथ का इंटरेस्ट का जो राइट है ना, वो बायर को सेल कर दिए। तो बायर से मैंने इंटरेस्ट ले लिया, तो इस केस में कंपनी मुझे इंटरेस्ट नहीं देगी, क्योंकि मैं अपना इंटरेस्ट का राइट किसको सेल कर चुका हूं, बायर को सेल कर चुका हूं। अब बायर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किससे मिलेगा, कंपनी से मिलेगा, पूरे 6 महीने का। तो इस केस में अगर मैंने, मतलब एक्स ने इन्वेस्टमेंट कम इंटरेस्ट बेच दिए, इसका मतलब एक्स क्या कर रहा है, इंटरेस्ट किससे ले रहा है, वाई से। एक्स इंटरेस्ट किससे ले रहा है, वाई से ले रहा है। और अब क्या होगा, कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट किसको करेगी, वाई को, वो भी कितने मंथ का, 6 मंथ का। तो इस केस में प्रेफरेबल ये होता है कि आप पहले क्या करो, सेल रिकॉर्ड करो, फिर जो इन्वेस्टमेंट बचे तो उन पे आप क्या करो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। और अगर मान लो हमने, दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम एक्स इंटरेस्ट सेल करें। अगर एक्स वाई को क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट सेल करने का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई से इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या यूं कह लो कि वाई एक्स को इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि कंपनी ने क्या किया, आपको पहले इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। अब जब कंपनी तुमको इंटरेस्ट पेमेंट कर चुकी है, तो क्या तुमको लगता है क्या कि वाई तुमको इंटरेस्ट देगा, या तुमको वाई से इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो इस केस में अगर आपने एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट सेल किया, अगर आपने ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट सेल किया, इसका मतलब यह हुआ कि आपको कंपनी से पहले इंटरेस्ट मिल चुका है, फिर आपने इन्वेस्टमेंट्स क्या किए, सेल किए। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट हो, तो लॉजिक क्या बोलता है कि आप पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, और फिर आप ड्यू डेट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास बचते हैं। और अगर आपने ट्रांजैक्शन ड्यू डेट पे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट किया, अगर ट्रांजैक्शन ड्यू डेट पे आपने एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट किया, तो पहले आप ड्यू डेट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और फिर आप परचेज सेल को रिकॉर्ड करो। एक और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे आपने क्या किया, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, वही 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20, ठीक है। वी हैव 2 ड्यू डेट्स, एक 30 जून, आराम से समझो कोई जल्दी नहीं है, और एक 31 दिसंबर, ये 2 ड्यू डेट्स हैं। आपके पास 10,000 की फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट थे ऑलरेडी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 1 मार्च को 10,000 के इन्वेस्टमेंट और परचेज कर लिए। तो इसका मतलब ऑन ड्यू डेट्स, दिख रहा है आपको, ऑन ड्यू डेट देखो 1 जनवरी को ऑलरेडी आपके पास 10,000 इन्वेस्टमेंट्स थे, ठीक है। 1 मार्च को आपने 10,000 के इन्वेस्टमेंट और परचेज कर लिए। इसका मतलब आपके पास ऑन ड्यू डेट जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट हैं उनका फेस वैल्यू कितना हो गया, 20,000। तो अगर मैंने और कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो मैं इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो 6 मंथ पीरियड का 20,000 की फेस वैल्यू पे करूंगा। पर समझो मैंने क्या किया, इसी डेट पे हम लोगों ने सेल कर दिया 5,000 की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट, और मेरे पास 2 ऑप्शन है। 5,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने सेल कर दिया, अब या तो ड्यू डेट पे ये ट्रांजैक्शन होता है कम इंटरेस्ट और या होता है एक्स इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मेरे पास 10,000 के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी थे, 10 के और परचेज किए, ऑन 30 जून मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितने हो गए, 20,000 के इन्वेस्टमेंट हो गए। अब मैंने इसी डेट पे 5,000 के इन्वेस्टमेंट्स क्या किए, बेच दिए, और 15,000 के इन्वेस्टमेंट अभी भी मेरे पास है, तो 15,000 पे तो मैं कंपनी से इंटरेस्ट लूंगा। अब मेरी बात ढंग से समझो, जो मैं 5,000 के इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा हूं ना, 5,000 के जो इन्वेस्टमेंट मैं सेल कर रहा हूं, प्रैक्टिकली मेरे पास 2 ऑप्शन इंटरेस्ट लेने के। मैं बायर से ले लूं, और अगर मैंने 5,000 का इंटरेस्ट बायर से ले लिया, समझ रहे हो क्या, 5,000 के इन्वेस्टमेंट जो मैंने ड्यू डेट पे सेल किए ना, उसमें मेरे पास पहला ऑप्शन क्या इंटरेस्ट लेने का कि मैं बायर से ले लूं। तो 5,000 पे जो इंटरेस्ट है वो मैं बायर से ले लूंगा, और 15,000 का इंटरेस्ट मैं कंपनी से ले लूंगा। तो फिर उस 5,000 पे अगर मैंने वो 5,000 के इन्वेस्टमेंट पे अगर मैंने इंटरेस्ट बायर से ले लिया, तो फिर कंपनी उन पे इंटरेस्ट क्या करेगी, बायर को देगी। तो अगर मैंने कम इंटरेस्ट सेल किया, तो कम इंटरेस्ट सेल करने का मतलब ये हुआ कि मैं 5,000 पे जो 5,000 का जो इंटरेस्ट है ना, देखो ये 15,000 पे तो मैं किससे लूंगा, कंपनी से लूंगा। तो अगर मैंने 5,000 के जो इन्वेस्टमेंट्स है ना वो कम इंटरेस्ट सेल कर दिए, कम इंटरेस्ट सेल कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 5,000 के इन्वेस्टमेंट पे क्या किया, बायर वाई मान लो, वाई से मैंने ले लिया और कंपनी वाई को पेमेंट कर देगी। तो इस केस में अगर मैंने इन इन्वेस्टमेंट्स को क्या किया, कम इंटरेस्ट सेल किया, मतलब मैं इन 5,000 पे क्या कर रहा हूं पता है, बायर से इंटरेस्ट ले रहा हूं, वाई से ले रहा हूं। अब जैसे मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट नॉर्मली ड्रॉ करता हूं, जैसे ये अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, डेट पर्टिकुलर, ये डेट हो गया, और ये वापस 3 कॉलम हो गया, डेट पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, अमाउंट, चलो इंटरेस्ट, अमाउंट, यहाँ पे 1 कॉलम डेट हो गया, पर्टिकुलर के आगे 2 कॉलम और ले लो, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। तो अपन ने क्या किया था, 2 बैंक या 2 बैलेंस मेरे पास ऑलरेडी था 10,000 का, फिर 2 बैंक करके मैंने 10,000 के इन्वेस्टमेंट और परचेज कर लिए, तो टोटल मेरे पास अवेलेबल कितने हो गए, 20,000 के इन्वेस्टमेंट्स हो गए। अब ड्यू डेट आ गई 30 जून, समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब 30 जून पे मेरे पास क्या है, डेट 1 है, ट्रांजैक्शन 2 है, तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पहले इंटरेस्ट निकालूंगा तो 20,000 पे निकलेगा,
अब मैं पहले इंटरेस्ट निकालूंगा तो 20 पे निकलेगा ना। मतलब हम लोग जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ड्यू डेट के दिन जितने फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट आपके पास हो आप उन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो बेटा अगर मैं सेल रिकॉर्ड किए बिना, अगर मैं सेल रिकॉर्ड किए बिना इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो इसका मतलब मैं इंटरेस्ट 20,000 पे कंपनी से ले रहा हूं। और मैं 20,000 का इंटरेस्ट 20,000 पे इंटरेस्ट कंपनी से तब ले सकता हूं जब मैं 5,000 जो इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं उस पे इंटरेस्ट जो है वो बायर से नहीं ले रहा हूं। जबकि मैं तो 5,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उनको कम इंटरेस्ट बेच रहा हूं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मैंने बेच दिया। तो इस केस में मुझे पहले क्या होगा, सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 30 जून को जब मैं पहले क्या करूँगा, सेल रिकॉर्ड करूँगा, तो ये 6 मंथ का इंटरेस्ट मेरे को किससे मिल गया, कम इंटरेस्ट सेल किया ना, तो इन पे 6 मंथ का इंटरेस्ट मुझे किससे मिल गया, वाई से, बायर से। और ये तुम्हारा जो भी एनसीआर होगा। और अब मैं 30 जून को जब इंटरेस्ट निकालूंगा तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि आप अवेलेबल बैलेंस निकालो कि आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट हैं। तो 10 और 10 20, 20 में से 5 आपने सेल कर दिया, तो अब जो इंटरेस्ट आएगा वो 15,000 पे ही 6 महीने का आएगा। तो मेरे पास इस एग्जाम्पल में ओपनिंग में 10,000 था, ड्यू डेट से पहले मैंने 10 और परचेज किए। वेट, तो मेरे इस एग्जाम्पल में अपन क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास ओपनिंग में 10,000 शेयर थे, 15,000 10 और मैंने खरीद लिए, 20 हो गए। अब मुझे तो ड्यू डेट पे 20,000 की फेस वैल्यू पे 6 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। मैंने उसी डेट पे 5,000 के इन्वेस्टमेंट्स क्या किए, वाई को सेल कर दिए, कम इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सेल कर दिया। इसका मतलब मैं 5,000 पे वाई से इंटरेस्ट ले चुका हूं। तो मैं पहले सेल रिकॉर्ड करके अपने अवेलेबल इन्वेस्टमेंट को कम करूंगा, तभी मुझे जब मैं निकालूंगा कि कंपनी से मेरे को कितने पे इंटरेस्ट लेना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 10 और 10 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, 5 पे मैं इंटरेस्ट ऑलरेडी वाई से ले चुका हूं। तो अब मुझे कंपनी से 15,000 पे ही 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है। समझ में आया? और अगर मान लो मैं सेल रिकॉर्ड करने से पहले, इस केस में अगर मैं सेल रिकॉर्ड करने से पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता ना, तो मैं 20,000 का जो फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है उस पर पूरा इंटरेस्ट कंपनी से ले लेता। और फिर जब सेल रिकॉर्ड करता ना, तो फिर मैं वाई से और ले लेता 5,000 पे, क्योंकि मैंने उसको कम इंटरेस्ट सेल किया तो इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होगा ही होगा। इसीलिए इस केस में ये अपने आप को समझाने की कोशिश करो कि अगर ड्यू डेट पे ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है, अगर ड्यू डेट पे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे परचेज हो या सेल हो, अगर वो कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से जो भी तुम्हारे इन्वेस्टमेंट, मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास बचते हैं ना, उन पे हम लोग कंपनी से क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। और अगर सोचो ये ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट होता, एक्स इंटरेस्ट मतलब यहां पे ये है कि मैंने 5,000 के इन्वेस्टमेंट जो बेचे वाई को, उस पे वाई से इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर यहां पे 30 जून को ये ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि मैंने वाई को जो इन्वेस्टमेंट सेल किए उस पे मैंने वाई से इंटरेस्ट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं कंपनी से पहले ही इंटरेस्ट ले चुका हूं। तो फिर क्या होगा पता है, फिर सही अकाउंटिंग तभी होगी, इस केस में सही अकाउंटिंग तब होगी जब आप 30 जून को पहले क्या करोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे।
तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने इन्वेस्टमेंट है, तो 10 है 10 20, तो मैं 20,000 की फेस वैल्यू पे 6 मंथ का इंटरेस्ट किससे लूंगा, कंपनी से लूंगा। फिर मैं इंटरेस्ट लेने के बाद वो इन्वेस्टमेंट्स क्या करूंगा, वाई को सेल करूंगा। फिर मैं 30 जून को किसकी एंट्री करूंगा, सेल की, कितने से, 5,000 पे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताए, इस केस में इन पे इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो 5,000 के इन्वेस्टमेंट वाई को बेच रहा हूं, मैं उस पर पहले ही कंपनी से क्या कर चुका हूं, इंटरेस्ट ले चुका हूं, तो मुझे उस डेट तक का इंटरेस्ट मिल चुका है। तो एज ए सेलर अगर मैं ड्यू डेट पे ट्रांजैक्शन सेल कर रहा हूं, अगर एज ए इन्वेस्टर मैं ड्यू डेट पे ट्रांजैक्शन सेल कर रहा हूं, तो वो ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट भी हो सकता है और एक्स इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो अगर वो ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब मैं सेलर से इंटरेस्ट ले रहा हूं, तो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स में से उन इन्वेस्टमेंट को कम करके फिर मैं बचे हुए इन्वेस्टमेंट पे कंपनी से इंटरेस्ट लूंगा। और अगर मैं ड्यू डेट पे सेल एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कर रहा हूं, मतलब मैं सेलर से इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं पहले कंपनी से इंटरेस्ट लूंगा पूरा, फिर मैं उसको क्या करूंगा, सेल करूंगा। तो इस केस में पहले इंटरेस्ट आएगा फिर सेल होगा। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि ड्यू डेट पे एक ट्रांजैक्शन तो फिक्स है कि इंटरेस्ट रिसीव होगा, और हमने उस डेट के पे क्या किया, परचेज या सेल भी कर दिया। और परचेज और सेल के रिकॉर्ड होने से क्या होता है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे इंपैक्ट आता है। क्यों, क्योंकि अवेलेबल इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाते हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस केस में अगर आप सेल भी कर रहे हो, जस्ट विजुअलाइज यार, अगर आप ड्यू डेट पे सेल कर रहे हो और वो कम इंटरेस्ट है, अगर आप ड्यू डेट पे अपने इन्वेस्टमेंट सेल आउट कर रहे हो और कम इंटरेस्ट सेल आउट कर रहे हो, दैट मीन्स आप ड्यू डेट पे उन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जो है वो बायर से ले रहे हो, तो उन इन्वेस्टमेंट को हटा के ही मैं कंपनी से इंटरेस्ट लूंगा ना, तो मुझे पहले सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और सेल रिकॉर्ड करने से मेरे अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। फिर मैं बचे हुए इन्वेस्टमेंट पे क्या करूंगा, कंपनी से इंटरेस्ट लूंगा। तो अगर ड्यू डेट पे सेल हुआ, क्या हुआ, ड्यू डेट पे सेल हुआ और वो क्या है, कम इंटरेस्ट है, तो पहले सेल रिकॉर्ड करके अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स को कम करो, फिर बचे हुए इन्वेस्टमेंट्स पे आप कंपनी से क्या करो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। और अगर ड्यू डेट पे कोई सेल हो, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट हो रहा है, अगर ड्यू डेट पे सेल एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसका मतलब आप बायर से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। क्यों, क्योंकि आप कंपनी से पहले इंटरेस्ट ले चुके हो सब पे, फिर आप उनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो, बायर को बेच रहे हो। फिर बायर उस पर आपको इंटरेस्ट ना तो मार्केट प्राइस से मिला के देगा ना एडिशनली देगा, वो देगा ही नहीं उस केस में। इस केस में ट्रांजैक्शन बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे 30 जून को ड्यू डेट है और 1 जुलाई को ट्रांजैक्शन हुआ। समझे मैंने क्या बोला, 30 जून ड्यू डेट है, 30 जून ड्यू डेट है, और मेरा ट्रांजैक्शन अगर 1 जुलाई को है, तो उस ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट नहीं निकलता है। तो बिल्कुल वही केस हो गया कि 30 जून ड्यू डेट है और मैंने एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट सेल कर दिया। तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट सेल करने का मतलब ये हुआ कि मैं ड्यू डेट पे मेरे सारे इन्वेस्टमेंट पे पहले ही कंपनी से इंटरेस्ट ले चुका हूं। फिर जिसको मैं सेल करूंगा ना, उससे मैं इंटरेस्ट नहीं ले सकता। तो प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसका मतलब वो मार्केट प्राइस के साथ तो है नहीं, और वो उस केस में बायर मुझे एडिशनली भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेगा। समझ में आया। तो इस केस में जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इफ सेल ट्रांजैक्शन इज ऑन ड्यू डेट, तो दो कंडीशन होती है, क्या, मार्केट प्राइस इज कम इंटरेस्ट और मार्केट प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट। तो अगर मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है तो फर्स्ट रिकॉर्ड सेल, फिर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बैलेंस इन्वेस्टमेंट
आफ्टर सेल। और अगर आपकी ड्यू डेट पे जो सेल ट्रांजैक्शन है वो क्या है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। अगर ड्यू डेट पे आपका सेल ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसका मतलब ही ये हुआ कि हम जो सेल कर रहे हैं वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट सेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही कंपनी से इंटरेस्ट ले चुका हूं, फिर उसके बाद मैं सेल कर रहा हूं। तो इस केस में फर्स्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, फिर सेकेंड रिकॉर्ड सेल ट्रांजैक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट excluding interest means no additional interest। बिल्कुल वैसे ही जैसे 30 जून ड्यू डेट है एंड 1 जुलाई इज ट्रांजैक्शन डेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना। अब क्या होता है देखो, अदर देन ड्यू डेट, अगर एक्सक्लूडिंग अगर अदर देन ड्यू डेट है, समझो सुनो, अगर अदर देन ड्यू डेट कोई ट्रांजैक्शन सेल का एक्स इंटरेस्ट है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि साहब मार्केट प्राइस इंटरेस्ट के अलावा इंटरेस्ट एडिशनली मिलेगा। पर अगर ड्यू डेट पे कोई ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो उसका मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल ही इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है, इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट ही नहीं होगा, एडिशनल इंटरेस्ट उस केस में कैलकुलेट नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे 30 जून अगर मेरी ड्यू डेट है और 1 जुलाई को कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही होगा, और उस केस में बायर सेलर को एडिशनल इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेगा। अब सोचो परचेज के केस में बात करते हैं, रूल तो वही है, फिर भी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, शायद समझ में आ जाए। तो वही अपना 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है, 2 ड्यू डेट, एक 30 जून का तुम्हारा ड्यू डेट है और एक 31 दिसंबर तुम्हारा ड्यू डेट है, ठीक है। तुम्हारे पास ऑलरेडी बैलेंस है 1 जनवरी के दिन 10,000 के इन्वेस्टमेंट्स का, और तुमने यहाँ पे 1 मार्च को 10,000 की फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट और परचेज कर लिए। तो ऑन ड्यू डेट आपके पास क्या हुआ, 20,000 की फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट हो गए। अब तुमने क्या किया, यहाँ पे परचेज कर लिए 10,000 के इन्वेस्टमेंट और परचेज, और ये क्या है पता है, ये कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट मतलब समझते हो कि आप क्या कर रहे हो पता है, आप ड्यू डेट पे परचेज कर रहे हो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, समझे। कम इंटरेस्ट, आपने ड्यू डेट पे क्या किया, कम इंटरेस्ट परचेज कर लिया, मतलब मुझे उन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव करने का भी राइट है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने 30 जून को क्या किया, मैंने 30 जून को जो 10,000 के इन्वेस्टमेंट परचेज किए वो मैंने कम इंटरेस्ट परचेज किए, मतलब मैंने सेलर को इंटरेस्ट पेमेंट किया है। तो मैं अगर सेलर को इंटरेस्ट पेमेंट कर चुका हूं तो मुझे भी तो कंपनी से वो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, और वो तभी मिलेगा जब मैं पहले परचेज रिकॉर्ड करके मेरे अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो मैं पहले परचेज रिकॉर्ड करूंगा तभी, देखो ना 10-10-20 तो मेरे पास है ही है, अब 10 रिकॉर्ड करूंगा तभी तो मुझे उन पे इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो इस केस में भी मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है तो पहले आप परचेज रिकॉर्ड करो जिससे आपके अवेलेबल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, फिर आप ड्यू डेट पे क्या करो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। और अगर मान लो ये ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो जो ये 10,000 की फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट 30 जून को आप परचेज कर रहे हो, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब आप सेलर को इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो। तो जब आप सेलर को इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो तो कंपनी भी आपको इंटरेस्ट नहीं देगी। उस केस में आपको इंटरेस्ट सिर्फ कितने पे मिलेगा, 20,000 पे ही मिलेगा, और वो तब होगा जब पहले आप ड्यू डेट का इंटरेस्ट लोगे
और फिर आप अपना परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। और वो भी विदाउट एडिशनल इंटरेस्ट। तो जो मैंने समझाया इसका सीधा फंडा क्या है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना चाहे परचेज या सेल कुछ भी हो, तो ट्रांजैक्शन ऑन ड्यू डेट चलो ट्रांजैक्शन या तो वो परचेज का होगा या सेल का होगा। तो जनरली अपने को यूं देखा जाए ना, तो मैं सारे ट्रांजैक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट, इन बिटवीन ड्यू डेट। अगर इन बिटवीन ड्यू डेट कोई इन बिटवीन मतलब 2 ड्यू डेट्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो या तो कम इंटरेस्ट होता है और या क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट होता है। एक होता है ऑन ड्यू डेट और एक होता है जस्ट आफ्टर ड्यू डेट। क्या क्या मैंने समझ में आया? परचेज और सेल के ट्रांजैक्शंस को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इन बिटवीन ड्यू डेट्स मतलब जैसे 30 जून और 31 दिसंबर है तो उनके बीच में कहीं पे। ऑन ड्यू डेट मतलब 30 जून या 31 दिसंबर। और जस्ट आफ्टर ड्यू डेट मतलब 30 जून के जस्ट बाद मतलब 1 जुलाई, और 31 दिसंबर के जस्ट बाद मतलब 1 जनवरी। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन जो है ना, वो कम इंटरेस्ट भी हो सकता है और एक्स इंटरेस्ट भी हो सकता है। ऑन ड्यू डेट कम इंटरेस्ट भी हो सकता है और एक्स इंटरेस्ट भी हो सकता है। जस्ट आफ्टर ड्यू डेट हमेशा ट्रांजैक्शन क्या होगा, एक्स इंटरेस्ट होगा। जस्ट आफ्टर ड्यू डेट तो कम इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो जस्ट आफ्टर ड्यू डेट जो ट्रांजैक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्स इंटरेस्ट होगा। ठीक है, कम इंटरेस्ट से तो साफ पता चल रहा है कि इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होगा ही होगा। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। यहां भी क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता ही होता है। कम इंटरेस्ट से मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ही होगा। पर अगर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो इस केस में क्या होता है, एडिशनल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। एडिशनल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। अगर 2 ड्यू डेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो एडिशनल इंटरेस्ट अलग से अपन कैलकुलेट करते हैं। पर अगर ऑन ड्यू डेट अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, समझो ऑन ड्यू डेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो एक्स इंटरेस्ट है, तो मैं क्या बोलूंगा, नो एडिशनल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। और अगर जस्ट आफ्टर ड्यू डेट है तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, जस्ट आफ्टर ड्यू डेट है, ड्यू डेट के जस्ट बाद हुआ है, मतलब 30 जून ड्यू डेट वेयर 30 जून के बाद 1 जुलाई को ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो लॉजिकली भी इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो इस केस में क्या बोलूँगा, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है ना, तो नो एडिशनल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। तो मेरे को लगता है कि ये टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि परचेज और सेल का जो ट्रांजैक्शन है ना, मैं डेट के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। इन बिटवीन 2 ड्यू डेट्स, जो 2 ड्यू डेट्स के बीच में हुई है, बीच में मतलब एग्जैक्टली मिड में नहीं, समझ गए ना, ऑन ड्यू डेट और जस्ट आफ्टर ड्यू डेट। तो इन बिटवीन ड्यू डेट जो ट्रांजैक्शन है वो कम इंटरेस्ट भी हो सकता है और एक्स इंटरेस्ट भी हो सकता है। अगर कम इंटरेस्ट है इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है, तो इस केस में इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। कहाँ से कहाँ तक पता है,
लास्ट ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट। और अगर वो एक्स इंटरेस्ट है तो भी इंटरेस्ट अलग से, एडिशनल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, वही कहाँ से कहाँ तक, लास्ट ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट तक, पर अलग से कैलकुलेट होता है। और अगर ऑन ड्यू डेट हुआ है, ऑन ड्यू डेट हुआ है और ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है, सोचो सोचो, ऑन ड्यू डेट ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड कहां से कहां तक, लास्ट ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट। और लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट का पीरियड कितने मंथ्स होगा, 6 मंथ। और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है पता है, ये नो एडिशनल इंटरेस्ट इज कैलकुलेट, बनता ही नहीं है। जिसको लॉजिक समझ में आता है ना, तो उसको समझ में आता है कि यार बनता ही नहीं है। 30 जून ड्यू डेट है, अब मैं एक्स इंटरेस्ट परचेज कर रहा हूँ, 30 जून ड्यू डेट है, एक्स इंटरेस्ट परचेज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि सेलर कंपनी से ऑलरेडी इंटरेस्ट ले चुका है, तो मैं काहे को दूंगा, ना तो मैं दूंगा ना कंपनी मुझे देगी, तो उस ट्रांजैक्शन पे तो इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। और 30 जून ड्यू डेट है और मैंने अपने इन्वेस्टमेंट क्या किए, एक्स इंटरेस्ट सेल कर दिए। भैया मैं एक्स इंटरेस्ट सेल कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कंपनी से पहले सारा इंटरेस्ट ले चुका हूं, अब मैं उनको सेल कर रहा हूं, तो बायर मुझे ना तो मार्केट प्राइस में मिला के इंटरेस्ट देगा ना एडिशनल इंटरेस्ट देगा। तो ये टेबल में ये जो 2 पॉइंट है ना, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्या होता है, ये एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं होता है, ना तो मार्केट प्राइस के साथ है क्योंकि वो ऑलरेडी क्या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, और ना एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। क्या समझाया, समझ में आया क्या समझाया, कि जितने भी परचेज सेल के ट्रांजैक्शंस हैं ना, उनको अपन डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला, इन बिटवीन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, जस्ट आफ्टर ड्यू डेट। क्या समझाया मैंने, इन बिटवीन ड्यू डेट ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट हुआ तो क्या होगा इस केस में, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड कहां से कहां तक, लास्ट जो ड्यू डेट निकली है वहां से ट्रांजैक्शन डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और अगर ये ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट भी होगा ना, तो इस केस में क्या होता है, एडिशनल, वो नीचे एडिशनल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड कहां से कहां तक, वही लास्ट ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट। पर वो क्या होता है, एडिशनल कैलकुलेट होता है। ऑन ड्यू डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन ड्यू डेट अगर ट्रांजैक्शन क्या है, कम इंटरेस्ट है, और कोई अच्छा कलर, ऑन ड्यू डेट अगर ट्रांजैक्शन क्या है, कम इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड कहां से कहां तक, लास्ट ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट, जो खुद ड्यू डेट है, तो मैं सीधा ही कह सकता हूं 6 महीने का। और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्स इंटरेस्ट है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, एडिशनल इंटरेस्ट, जो अलग से अपन नीचे कैलकुलेट करते हैं, इज नॉट कैलकुलेटेड, कैलकुलेट ही नहीं होता है। और अगर जस्ट आफ्टर ड्यू डेट है ना, तो जस्ट आफ्टर ड्यू डेट तो ट्रांजैक्शन हमेशा क्या होता है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही होगा। और इस केस में मैं यही बोलूंगा कि एडिशनल इंटरेस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड। ठीक है, ये कंडीशंस मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगती है,
बाकी ठीक है, अगर कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट निकलना ही है। अगर इन बिटवीन ड्यू डेट का भी ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसका मतलब इंटरेस्ट अलग से पेमेंट हो रहा है। पर अगर ऑन ड्यू डेट ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसका मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं हो रहा है। इतना गैप है इंटरप्रिटेशन में लॉजिकली। तो दो ड्यू डेट्स के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसका मतलब मार्केट प्राइस के अलावा इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। मतलब 30 जून और 31 दिसंबर दो ड्यू डेट्स हैं। फर्स्ट दिसंबर को अगर ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, फर्स्ट दिसंबर को अगर ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, फर्स्ट दिसंबर को अगर ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट प्राइस के अलावा इंटरेस्ट पेमेंट होगा। पर 30 जून और 31 दिसंबर ड्यू डेट है और इसी दिन ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो उसका मतलब है कि इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होगा। ट्रांजैक्शन इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कंप्लीटली एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है। फिर उस केस में एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है। और अगर जस्ट आफ्टर ड्यू डेट है तो लॉजिक से भी अगर आप निकालना चाहोगे तो कैलकुलेट भी नहीं होगा। ठीक है। और मैंने जो इससे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट समझाया कि इफ ट्रांजैक्शन इज ऑन ड्यू डेट, इफ ट्रांजैक्शन इज ऑन ड्यू डेट, तो सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ना, इफ ट्रांजैक्शन इज ऑन ड्यू डेट, तो सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन आपका कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। अगर ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है तो फर्स्ट रिकॉर्ड परचेज एंड सेल, फिर सेकंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट कैलकुलेट करो जितना तुम्हारे पास बैलेंस बच रहा उस पर। और अगर आपके ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इफ योर ट्रांजैक्शन इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट रिकॉर्ड करो और फिर परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन। और ये उस केस में विदाउट एडिशनल इंटरेस्ट होगा, मतलब इस पे उस केस में एडिशनल इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप सोचो कि दो ड्यू डेट्स के बीच में अगर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, दो ड्यू डेट्स के बीच में अगर एक्स इंटरेस्ट है, इसका मतलब मार्केट प्राइस के अलावा इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है। और ऑन ड्यू डेट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो मैंने अभी तक जितना भी बोला बहुत बोल लिया। तो सिंपल यहां से मैंने चालू किया था अभी अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। तो अपन ने पहले तो जर्नल एंट्री की बात की सर, कि सर इंटरेस्ट जब मिलेगा ड्यू डेट पे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, तो अमाउंट, रेट और पीरियड, तीन चीज़ें चाहिए। तो अमाउंट क्या लेना है, अमाउंट क्या लेना है, फेस वैल्यू ऑफ बैलेंस इन्वेस्टमेंट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन जितने इन्वेस्टमेंट आपके पास है उनकी फेस वैल्यू पे अपने को इंटरेस्ट लेना है। तो ओपनिंग प्लस परचेज टिल ड्यू डेट माइनस सेल टिल ड्यू डेट करके बैलेंस निकाल लो, पर निकलेगा तो फेस वैल्यू पे इनटू रेट। ठीक है। पीरियड 6 मंथ, अगर दो, डजेंट मैटर आपने कब खरीदा, ड्यू डेट है मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। दिवाली है मतलब मिठाई आएगी, मतलब ड्यू डेट है मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। डजेंट मैटर कि आपने कब परचेज किया। समझ में आया। और उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि अगर ट्रांजैक्शन डेट और ड्यू डेट दोनों सेम हो, ट्रांजैक्शन डेट और ड्यू डेट दोनों सेम हो, तो पहले क्या रिकॉर्ड होगा वो डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट है तो पहले ट्रांजैक्शन, फिर वो रिकॉर्ड करने के बाद जो भी तुम्हारे बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स बचे उस पे इंटरेस्ट 6 महीने का। और अगर आपका ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट है तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, फिर उसके बाद परचेज सेल रिकॉर्ड करो, और वो भी विदाउट एडिशनल इंटरेस्ट, उस पर एडिशनल इंटरेस्ट नहीं निकलेगा।
प्रैक्टिकली समझाता हूँ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या करना है, प्रिपेयर 12% डिबेंचर अकाउंट in the books of Mr. X. 12% डिबेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है, अप टू 31st December 20. ड्यू डेट ऑन इन्वेस्टमेंट 30th June एंड 31st December, ये दो ड्यू डेट्स हैं। एंड ब्रोकरेज 1% in all case. Transaction 1st Feb, purchase 200 debentures at the rate of 95 कम इंटरेस्ट। 1st Feb के बाद 1st June परचेज 300 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 97 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। 30th June सेल 100 debentures at the rate of 102 कम इंटरेस्ट। फिर अपन लेते हैं 1st November परचेज 200 debentures at the rate of 90 कम इंटरेस्ट। 31st December ड्यू डेट भी है, परचेज 100 debentures at the rate of 96 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, देखो आप एक हाँ जी, देखा। तो यहाँ पे मेरा फोकस दो ट्रांजैक्शन पे है, एक 30th June और एक 31st December। ये ड्यू डेट्स भी हैं और इन पे ट्रांजैक्शन भी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। बैटरी डाउन, रुकोगे 2 मिनट, बैटरी चेंज कर देता हूं, तुम लोग देखो जब तक।
हाँ जी, तो अपन सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, पहले तो मुझे आने दो। यस, तो बेटा सबसे पहले अपन यहाँ पे एक तो बनाते हैं अपना 12% डिबेंचर अकाउंट, सॉरी। तो इन द बुक्स ऑफ वही फलाना ढीगड़ा जो भी है मिस्टर एक्स, 12% डिबेंचर अकाउंट अप टू 31 दिसंबर 20। चलिए, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, ये 3 कॉलम और हो गए, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट, ठीक है। और आप चाहो तो अपन क्या कर सकते हैं, वो जो अपन कैलकुलेशन लेते हैं ना वो भी कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन, हाँ, कॉस्ट वॉस्ट जो अपन निकालते हैं ना, वर्किंग नोट वाला पार्ट। चलो, ये वर्किंग नोट वाला पार्ट हो गया। ये डेट ले ली, ठीक है। और यहाँ एक कॉलम ये भी बना सकते हो कि परचेज है या सेल है, ठीक है। फिर एक कॉलम अपन ले सकते हैं मार्केट प्राइस, फिर ब्रोकरेज, फिर इंटरेस्ट, ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे कॉस्ट या एनसीआर आ जाएगा, और यहाँ पे कोई एडिशनल इंटरेस्ट हुआ तो एडिशनल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है सर। सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है वो हुआ 1 फ़रवरी को, परचेज है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट, ठीक है। मार्केट प्राइस अगर अपन कैलकुलेट करेंगे ना तो 200 मल्टीप्लाई बाय 95, 200 मल्टीप्लाई बाय 95 के हिसाब से 19,000, और लिख देना चाहिए कम इंटरेस्ट है। ब्रोकरेज 1% है तो 190 का तो ब्रोकरेज हो गया। इंटरेस्ट लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट, तो लास्ट ड्यू डेट निकली है इससे पहले 31 दिसंबर से 1 फ़रवरी, तो 31 दिसंबर से 1 फ़रवरी मतलब 1 महीना। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो हमेशा किस पे निकलता है बेटा, फेस वैल्यू पे। तो 20,000 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 12, 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 200, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्ट अपने को माइनस करना है, तो 19,000 प्लस 190 का ब्रोकरेज जो परचेज करते वक्त ऐड होता है, माइनस 200 का इंटरेस्ट, तो कॉस्ट आ रही है 18,990, नो एडिशनल इंटरेस्ट, ठीक है। 1 फ़रवरी के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जून। 1 जून को फिर आपने क्या किया, परचेज किया, ठीक है। 1 जून को परचेज किया 300 इंटू 97, 300 मल्टीप्लाई बाय 97, तो 29,100। ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट इसके अलावा पेमेंट होगा। हाँ, अगर ये ऑन ड्यू डेट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट पेमेंट ही नहीं होगा, पर ये इन बिटवीन 2 ड्यू डेट्स है। तो 1 जून को आपने परचेज किया एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ब्रोकरेज कैलकुलेट करोगे तो शायद 1% है ना, हाँ 1% है, आप समझ रहे हो ना, 291। अब इससे पहले जो ड्यू डेट निकली है बेटा वो 31 दिसंबर निकली, वहाँ से लेके 1 जून तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, कितने मंथ्स, 5 मंथ का।
फेस वैल्यू 30,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 1500 का इंटरेस्ट। पर ये इंटरेस्ट यहाँ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मेरी मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो ये एडिशनल इंटरेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो 29,100 में परचेज किया प्लस 291 का ब्रोकरेज पेमेंट किया, जिससे कॉस्ट बढ़ गई, तो यहाँ कॉस्ट आएगी 29391, और उसके अलावा मैंने एडिशनल पेमेंट किया इंटरेस्ट का कितना, 1500। ठीक है सर, 1 जून हो गया। अब 30 जून क्या किया? 30 जून को हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स को क्या किया, सेल किया। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 102, 10,200, और ये कम इंटरेस्ट है। तो कम इंटरेस्ट से मतलब तो यही हुआ ना कि इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होगा ही होगा। ठीक है, और ब्रोकरेज है तो 102 ब्रोकरेज है, माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट लास्ट ड्यू डेट 31 दिसंबर से, लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट 30 जून, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। तो फेस वैल्यू 10,000 है, 12% के हिसाब से 6 मंथ का कैलकुलेट करोगे तो ये 600 आएगा, और ये मार्केट प्राइस के अंदर क्या है, एडेड है। आ जाओ। ठीक है बेटा, और ये मार्केट प्राइस के अंदर एडेड है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 10,200 में से 102 माइनस करो, और 600 भी माइनस होगा, तो ये 9498 एडिशनल इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। ये एनसीआर हो गया अपना। फिर 30 जून के बाद अगला ट्रांजैक्शन है 1 नवंबर। क्या किया? 1 नवंबर को परचेज किया। ठीक है, 200 इंटू 90, 200 मल्टीप्लाई बाय 90, 18,000 उसकी क्या है, मार्केट प्राइस है, कम इंटरेस्ट। ठीक है, 1% ब्रोकरेज मतलब 180 रुपये का ब्रोकरेज पेमेंट कर रहे हैं अपन। कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब इंटरेस्ट मार्केट प्राइस के अंदर क्या, एडेड है, अलग से पेमेंट नहीं हो रहा है, एडेड है। तो लास्ट ड्यू डेट, अब क्या है लास्ट ड्यू डेट पता है, 30 जून नहीं, अब लास्ट ड्यू डेट 31 दिसंबर नहीं है, समझे? अब जो तुम्हारी लास्ट ड्यू डेट है ना, अब जो आपकी लास्ट ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर नहीं है, 30 जून है। तो 30 जून से लेके 1 नवंबर तक, तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 30 जून से 1 नवंबर तक कैलकुलेट होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने मंथ्स का, 4 मंथ का। तो फेस वैल्यू अगर आप बताओगे मुझे कितना है, 20,000, तो 20,000 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 12 इंटू 4, 800 रुपये का इंटरेस्ट है। और ये इसके अंदर क्या है, एडेड है, क्योंकि प्राइस कम इंटरेस्ट है। तो 18,000 प्लस 180 परचेज है ना, और माइनस 800, तो इसका जो कॉस्ट आ रहा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वो आ रहा है कितना, 17,380। अब 1 नवंबर के बाद में 31 दिसंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 31 दिसंबर को क्या है, ड्यू डेट भी, और हमने क्या किया, परचेज किया है कितना, 100 इंटू 9600, और ये 9600 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। 1% ब्रोकरेज कैलकुलेट करें तो 96। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 31 दिसंबर ड्यू डेट है, और ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब हम जो खरीद रहे हैं उस पर इंटरेस्ट हम नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेलर को ऑलरेडी कंपनी से इंटरेस्ट मिल गया होगा। तो ऑन ड्यू डेट ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट है, मतलब वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। ट्रांजैक्शन मार्केट प्राइस तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है ही, वो ट्रांजैक्शन भी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है।
तो उस केस में देखो यहाँ तो इंटरेस्ट वैसे भी नहीं निकलता है क्योंकि मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड दैट ट्रांजैक्शन ऑल्सो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशनल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो 9600 हम लोगों ने सेलर को पे किया प्लस 96 ब्रोकरेज पे किया तो 9696। ठीक है, देख लेना परचेज के वक्त ब्रोकरेज ऐड होगी, सेल के वक्त लेस होगी और परचेज के वक्त वापस ब्रोकरेज क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने फर्स्ट फैब को क्या किया, जैसे फर्स्ट फैब को हमने परचेज किया तो 2 बैंक, फेस वैल्यू दिख रही है हमको कितनी है, 20,000 है। अब फर्स्ट फैब वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चों कि फर्स्ट फैब वाले ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट कितना है, 200 है और कॉस्ट कितनी आ रही है, 18990 है। ठीक है, फर्स्ट फैब के बाद ड्यू डेट्स का ध्यान रखना, 30 जून और 31 दिसंबर ड्यू डेट है, तो क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, आपको वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फैब के बाद में फर्स्ट जून को फिर परचेज किया 2 बैंक। ठीक है, 300 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू तो 30,000 होगी। अब फर्स्ट जून वाले ट्रांजैक्शन पे देखो इंटरेस्ट एडिशनली अपन ने पेमेंट किया है 1500, मिला ये वाला 1500 का इंटरेस्ट और कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, 29391। ठीक है, अब फर्स्ट फैब को तुमने 20,000 के इन्वेस्टमेंट परचेज किए, फिर फर्स्ट जून को तुमने 30,000 के इन्वेस्टमेंट परचेज किए, 30 जून तुम्हारी ड्यू डेट है। 30 जून क्या है, ड्यू डेट है। और ड्यू डेट पे क्या हो रहा है पता है, ट्रांजैक्शन भी हो रहा है और वो ट्रांजैक्शन क्या है, कम इंटरेस्ट है। अब देखो जिसकी अक्ल काम कर रही हो ना, कि आपने ड्यू डेट से पहले 20 और 30 करके 50,000 के इन्वेस्टमेंट परचेज किए, फिर ड्यू डेट पे आपने 10,000 की फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट कम इंटरेस्ट बेच दिए। मतलब बच्चों 50,000 के इन्वेस्टमेंट में से 10,000 का इंटरेस्ट तो आप बेच के बायर से ही ले चुके हो, तो कंपनी से तो 40 पे मिलेगा ना, और वो तभी होगा जब पहले सेल करके अपने अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स को कम करोगे। तो 30 जून ड्यू डेट है और इस पे ट्रांजैक्शन क्या है, कम इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पहले क्या बोलूँगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, फिर अवेलेबल जो इन्वेस्टमेंट बचे उन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो 30 जून को आपने सेल किया कम इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, बाय बैंक, फेस वैल्यू कितनी है 10,000 और आप इस पे पूरा इंटरेस्ट ले चुके हो। तो 30 जून दिख रहा है तुमको, 30 जून को इंटरेस्ट आपको मिला है 600। ये पूरे 6 महीने का जो इंटरेस्ट है ना, ये पूरे 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है, ये हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, किससे, बायर से। तो अब कंपनी से तो 40,000 का ही लोगे ना, और वो तभी होगा बेटा जब पहले सेल करके अपने अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स को कम करोगे। और इस केस में आपका एनसीआर कितना था, 9498। 9498। अब सेल हो गया, सेल पे प्रॉफिट लॉस तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो वर्किंग नोट बना लो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। चैप्टर कंसंट्रेशन का है, एक भी चीज भूलोगे तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। तो परचेज हुआ है तो एक ही चीज रिकॉर्ड होती है परचेज, पर सेल है तो सेल के साथ प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट होता है। तो बेटा एनसीआर अपना ऑलरेडी है, कितना एनसीआर है बताओ, 9498। और इसको कंपेयर किससे करना है, कॉस्ट से। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लोगे तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो 10,000 है वो किस में से सेल हो रहा है, 20,000 में से। तो 18990 ये तुम्हारी कॉस्ट है, दिख रहा है, डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 के हिसाब से 9495। तो कॉस्ट कम है, माइनस करो इसमें से 9498, 3 रुपीज़ का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अब है जो है 3 रुपीज़ का प्रॉफिट है तो पीएनएल क्रेडिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो 30 जून को क्या कर सकते हो, टू पीएनएल 6 रुपये।
अब 30 जून को मैंने सेल कर दिया और सेल का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लिया। अब 30 जून को मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 30 जून को जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, तो आपको अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स पे कंपनी से 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो फेस वैल्यू का कॉलम काम आएगा। तो आप डेबिट साइड में देखो, आपके पास 20 और 30 50 थे, 50 में से 10 आपने बेच दिए, तो बच्चों अब 40,000 पे 12% के हिसाब से 6 महीने का। ये देखने की ज़रूरत ही नहीं कि हमने कब कौन सा इन्वेस्टमेंट परचेज किया। तो 40,000 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 12 इंटू 6, 2400 रुपये का आपको इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, जिसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बैंक डेबिट होगा, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। तो 30 जून को बाय बैंक और अमाउंट आ जाएगा 2400। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्योंकि 30 जून को ट्रांजैक्शन हुआ, ड्यू डेट भी है और वो ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है, इसलिए पहले मैंने सेल रिकॉर्ड किया, फिर जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट बचे उन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। और ये ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होता तो पहले ड्यू डेट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, फिर सेल करते बिना एडिशनल इंटरेस्ट के। सेल पे प्रॉफिट लॉस निकालना मत भूलना। बाय डिफॉल्ट मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहा हूं। तो आई हैव कंप्लीटेड टिल 30 जून। फिर 1 नवंबर को आपने परचेज किया, तो ठीक है, 1 नवंबर को यू कैन राइट टू बैंक, फेस वैल्यू 20,000 दिख रही है, और 1 नवंबर का इंटरेस्ट देखते हैं कितना है, 800 रुपये का इंटरेस्ट है, और कॉस्ट देखो, कॉस्ट 800 का इंटरेस्ट 17380, ये कॉस्ट है। फिर 1 नवंबर के बाद 31 दिसंबर दिख रहा है। तो 31 दिसंबर को क्या है, 31 दिसंबर ड्यू डेट है और ट्रांजैक्शन डेट भी, और ये जो परचेज है ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। मतलब हम जो परचेज कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी भी मुझे इंटरेस्ट नहीं देगी। तो मैंने पहले परचेज किया तो मेरे अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे, और फिर मैंने इंटरेस्ट निकाला तो उन पे भी इंटरेस्ट आ जाएगा। समझे क्या बोला मैंने? अगर यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट परचेज किया ना, एक्स इंटरेस्ट परचेज ड्यू डेट पे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब मार्केट प्राइस भी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है और ट्रांजैक्शन भी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। मतलब हम जो परचेज कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। अब जब मैं इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूं तो मैं कंपनी से इंटरेस्ट नहीं ले सकता। पर अगर मैंने पहले परचेज रिकॉर्ड किया फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो मेरा इन्वेस्टमेंट्स परचेज रिकॉर्ड करने से बढ़ जाएंगे, और फिर उन पे भी इंटरेस्ट आ जाएगा जिस पे हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया। इसलिए लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो पहले आप ड्यू डेट पे इंटरेस्ट ले लो, फिर बाद में आप परचेज सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। तो अब यहाँ पे वापस 31 दिसंबर को क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ड्यू डेट है, एक और वर्किंग नोट बन जाएगा तुम्हारा, इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट 31 दिसंबर को। अब देख लो ड्यू डेट पे आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट है, उनकी फेस वैल्यू पे आपको क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हो? तो आपके पास कितने थे, देखो 20 + 30 50, और 20 और परचेज किए थे 70, है ना। और 70 में से क्या हुआ, आपने 10,000 बेच दिए। तो परचेज देखो ना, 20 और 30 50 और 20 70, 70 में से 10 बेच दिए। इसका मतलब इस ड्यू डेट पे आपके पास 60,000 इंटू 12% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 60,000 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 2, 3600। तो इस केस में आपको 3600 का ड्यू डेट पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में वी विल क्रेडिट 3600। आया समझ में? अरे आया क्या, तुम तो क्वेश्चन पे फोकस करो। आया समझ में? और अब मैं क्या करूंगा, परचेज की एंट्री करूंगा। तो
उससे क्या होगा, मेरे अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स पे अब फ़र्क नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू बैंक फेस वैल्यू 10,000 है, और क्या है इसकी कॉस्ट देख लो 9696, इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं 9696। मतलब ऑन ड्यू डेट अगर कोई ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये होता है कि वो मार्केट प्राइस भी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है और ट्रांजैक्शन भी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। बस अभी क्या करना है तुमको, बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो 31 दिसंबर ईयर एंड है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट नेचर में आपके लिए क्या रियल अकाउंट है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो तुम्हारे पास जो इन्वेस्टमेंट अभी भी बचे हुए हैं कितने, 20, 30, 50, 70, 80, 80 में से 10 सेल किया तो 70,000 के इन्वेस्टमेंट आपके पास बचे हुए हैं। 18990 प्लस 29391 प्लस 6 प्लस 17380 प्लस 9696 माइनस 9498। तो ये तुम्हारे बचे हुए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने सेल के साथ ही प्रॉफिट लॉस एडजस्ट किया, इसलिए मैं जब भी बैलेंस करूंगा तो मुझे बचे हुए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मिलेगी 95965। तो ये तो हो गए 3 कॉलम में से 2 कॉलम बैलेंस, और इंटरेस्ट नॉमिनल है, जिसका जो भी बैलेंस होगा वो एज ए इनकम क्या होगा, पीएनएल में चला जाएगा। तो क्रेडिट साइड से देखें तो 6600 टोटल है, और 1700 माइनस कर दो और 800 माइनस कर दो, तो शायद 4100 का इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में चला जाएगा। समझ में आप बोलो। एक एग्जाम्पल और आप लोगों के लिए है ना, जिसमें हम लोग सब कुछ कवर करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिपेयर 13% नहीं 18% डिबेंचर अकाउंट in the books of Mr. A up to 31st December. Due date on debenture 30th June or 31st December. Brokerage 2% on all transaction. ठीक है। 1st January purchase 150 debentures at the rate of 90, और मैं नहीं भी लिखूं तो ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही रहने वाला है, क्योंकि 1 जनवरी से जस्ट पहले ड्यू डेट निकली है। तो जस्ट आफ्टर ड्यू डेट तो ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही होगा ना, उस पर एडिशनल इंटरेस्ट भी नहीं निकलेगा। 1 मार्च परचेज 250 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 92 कम इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद 1 जून सेल 100 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 98 कम इंटरेस्ट। ठीक है। 30th जून। ये चैप्टर बोले तो कंसंट्रेशन का गेम है, जितना कंसंट्रेटेड रहोगे मिस्टेक होने के चांस क्या है, कम है। 30th जून परचेज 200 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 99
एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 नवंबर सेल 200 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 102 excluding interest. 1 December purchase 100 debentures at the rate of 97 x interest. ये क्वेश्चंस तुम लोगों को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ सेल, वेरी गुड। थर्ड, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। फोर्थ मैंने अभी डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, थ्रू आउट द ईयर यही होता है, परचेज, सेल, सेल पे प्रॉफिट लॉस, ड्यू डेट्स पे इंटरेस्ट, ये सब थ्रू आउट द ईयर होता है। अब ईयर एंड पे बात करते हैं। ईयर एंड पे सबसे पहले, मतलब टॉपिक टू बी डिस्कस के हिसाब से फिफ्थ पॉइंट हो गया, अकाउंटिंग फॉर एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री का प्रॉब्लम नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब वही, क्या बोलते हो आप, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू तो हो गया पर रिसीव नहीं हुआ। दो एग्जाम्पल लेता हूं, देखो। एक अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है और ड्यू डेट्स एक तो 30 जून है और एक ड्यू डेट आपकी 31 दिसंबर है। तो इस केस में जनवरी से जून तक का जो 6 मंथ का इंटरेस्ट है वो तुमको 30 जून को रिसीव हो जाएगा, और जुलाई से दिसंबर तक का जो 6 मंथ का इंटरेस्ट है ना, वो आपको रिसीव हो जाएगा 31 दिसंबर, जो ईयर एंड डेट भी है। ये आपका ईयर एंड डेट भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एग्जाम्पल में मुझे 31 दिसंबर ईयर एंड है और वहां तक का सारा इंटरेस्ट मुझे मिला है। तो मैं कह सकता हूं कि इस एग्जाम्पल में वी हैव नो एक्रूड इनकम, नो एक्रूड इंटरेस्ट। ऐसा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं जो इस ईयर ड्यू हुआ है पर रिसीव नहीं हुआ है, इस ईयर की इनकम है पर रिसीव नहीं हुई है। तो इस केस में एक स्पेसिफिक यूनिक बात क्या है पता है? इस केस में एक यूनिक मैटर क्या है कि आपका ड्यू डेट इक्वल्स टू क्या है, ईयर एंड डेट। अब जिसकी अक्ल काम कर रही है वो सोचो कि अगर आपका ईयर एंड डेट ही ड्यू डेट है तो सब लास्ट डेट पे आपको क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा। और एक और एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं यहां पे, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर मेरा अकाउंटिंग ईयर है, इन्वेस्टर का अकाउंटिंग ईयर है। दो ड्यू डेट्स हैं, 31 मार्च और 30 सितंबर। दो ड्यू डेट्स हैं इस केस में, एक 31 मार्च है और एक 30 सितंबर है। तो तुमको इस केस में, सुन रहे हो क्या, होंगे मत भाई, इस केस में क्या होगा, यहाँ तक तुमको इससे पहले के जो 6 महीने, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पिछले साल के 3 महीने और इस साल के जनवरी, फरवरी, मार्च, ये यहाँ तक का इंटरेस्ट तुमको यहाँ मिल जाएगा। और ये जो 6 मंथ है, कौन से 6 मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो तुमको यहाँ मिल जाएगा। अब समझने वाली बात ये है कि इस ईयर में तुमको लास्ट इंटरेस्ट रिसीव कब हुआ, 30 सितंबर को। वेट,
कुछ आया? इस एग्जाम्पल में लास्ट इंटरेस्ट आपको यहां रिसीव हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इस ईयर का सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 मंथ का इंटरेस्ट क्या हुआ? ये 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है, कौन सा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 3 मंथ का इंटरेस्ट क्या हुआ तुम्हारा? ड्यू तो हुआ, लेकिन क्या हुआ? ड्यू बट नॉट रिसीव है। तो वही जैसा नॉर्मल अकाउंटिंग होता है, तो ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट है। और इस केस में यूनिक और नया क्या है कि योर ड्यू डेट इज नॉट इक्वल्स टू ईयर एंड डेट। तो दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ईयर एंड डेट ही ड्यू डेट है। अब सोचो अगर आपका ईयर एंड डेट ही ड्यू डेट है, अगर आपका ईयर एंड डेट ही ड्यू डेट है तो मुझे लास्ट डेट तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा ना, तो उस केस में एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है। और अगर आपका ड्यू डेट और ईयर एंड डेट डिफरेंट है, अगर आपका ड्यू डेट और ईयर एंड डेट डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होता है? एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। कहां से कहां तक पता है? जैसे अपन बोलते हैं ना लास्ट ड्यू डेट, तो लास्ट ड्यू डेट से ईयर एंड डेट। तो आपको इस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है लास्ट ड्यू डेट टू ईयर एंड डेट। बहुत नॉर्मल लॉजिक है। अगर मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है और मेरा लास्ट ड्यू डेट उस साल का 30 सितंबर है, तो लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर मिला ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो क्या है? एक्रूड है। ड्यू हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो ये दो सिचुएशन तो ध्यान रख ही सकते हो कि अगर आपका क्वेश्चन रीड करते समय देख लिया करो, क्वेश्चन रीड करते समय देख लिया करो कि आपका ड्यू डेट और ईयर एंड डेट इक्वल है, तो रिलैक्स फील क्या करो, एक्रूड इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा। बट अगर आपका ईयर एंड डेट और ड्यू डेट डिफरेंट है, तो जैसे अपन निकालते हैं ना लास्ट ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट, वैसे ही यहां पे क्या होता है? लास्ट ड्यू डेट से ईयर एंड डेट तक का एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। समझ में आया? कब निकलता है एक्रूड इंटरेस्ट? एक्रूड इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करते हैं? ईयर एंड डेट पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं एक्रूड इंटरेस्ट की अकाउंटिंग की बात करूं, तो नॉर्मल है, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ पर रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब वो इंटरेस्ट तुम्हारे लिए क्या है? रिसीवेबल है। तो हम लोग ईयर एंड पे क्या एंट्री करते हैं? ईयर एंड पे हम लोग एंट्री करते हैं इस केस में एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में पता है आप लोगों को, नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में दिस एंट्री विल बी रिवर्स। ये क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री है। नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में जाके ये क्या होती है? रिवर्स हो जाती है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? एक्रूड इंटरेस्ट। तो क्या ध्यान रखोगे? अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट, अगर आपकी क्वेश्चन में ड्यू डेट और ईयर एंड डेट इक्वल है तो एक्रूड इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, रिलैक्स। पर अगर आपके किसी क्वेश्चन में ड्यू डेट और ईयर एंड डेट डिफरेंट है, देन वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्रूड इंटरेस्ट। लास्ट ड्यू डेट से ईयर एंड डेट तक का एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल, डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए एंट्री होती है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये एंट्री नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में जाके क्या होती है? रिवर्स हो जाती। तो वी कैन से दिस इज बेसिकली क्लोजिंग एंट्री, और ये जो है ये आपके लिए क्या है? ओपनिंग एंट्री है, ठीक है। अब एक्रूड इंटरेस्ट निकालोगे कैसे? एक्रूड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर कैसे कैलकुलेट करोगे? अमाउंट कैसे निकालोगे? तो 3 चीजें चाहिए ना बेटा, अमाउंट, रेट और पीरियड। तो अमाउंट क्या होगा? ईयर एंड पे कैलकुलेट कर रहे हो तो उतने ही इन्वेस्टमेंट पे एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो ना जो तुम्हारे पास है। तो मैं क्या लिखूंगा? फेस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। फेस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट मतलब जो ईयर एंड पे तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट, फेस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट।
और पीरियड डिवाइड बाय 12। और पीरियड कहाँ से कहाँ तक लोगे? पीरियड हमको लेना है लास्ट ड्यू डेट से ईयर एंड डेट तक का। सीधा फंडा है, मैं जिस डेट पे इंटरेस्ट निकालूंगा उस डेट के बैलेंस इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू लूंगा। तो अगर 30 जून ड्यू डेट है तो 30 जून के दिन जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट है उस पे निकलेगा। 31 दिसंबर ड्यू डेट है तो 31 दिसंबर के दिन जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उन पे निकलेगा। अब मैं एक्रूड इंटरेस्ट ईयर एंड पे निकाल रहा हूं, तो ईयर एंड पे जितने इन्वेस्टमेंट मेरे पास होंगे उन्हीं पे तो इंटरेस्ट एक्रूड होगा मेरा। समझ में आया? तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है वो समझाया मैंने। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ लेकिन क्या हुआ, रिसीव नहीं हुआ ईयर एंड डेट तक, दैट इज नॉन एज एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, और एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक निकलता है? तो लास्ट ड्यू डेट से ईयर एंड डेट तक का एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में देयर आर टू कंडीशंस, दो तरह की कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, आपका ड्यू डेट और ईयर एंड डेट इक्वल हो। अगर आपका ड्यू डेट और ईयर एंड डेट इक्वल है तो वहाँ एक्रूड इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा। पर अगर आपका ड्यू डेट और ईयर एंड डेट डिफरेंट है तो वहाँ पे क्या होता है, एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, एंट्रीज मैंने आपको बताई, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक्रूड इंटरेस्ट की दो एंट्री है, एक ईयर एंड पे होती है और एक नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में जाके रिवर्स हो जाती है। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर की बात करूँ ना, एक अकाउंटिंग ईयर की, तो मेरा 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 ईयर है, तो यहाँ पे भी एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री होगी, पर ये ओपनिंग एंट्री है। तो लास्ट ईयर में अगर कोई क्लोजिंग एंट्री हुई होगी ना, तो ये एंट्री, तो ये जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग है वो इस ईयर क्या होगी, रिवर्स होगी। तो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग एंट्री है वो करंट ईयर के बिगिनिंग में आके क्या होती है, रिवर्स होती है, और ये करंट ईयर की क्या है, क्लोजिंग एक्रूड की एंट्री होती है। तो बिगिनिंग में जो एंट्री होती है वो लास्ट ईयर की रिवर्स होती है, और करंट ईयर में जो एंट्री होती है वो करंट ईयर की क्लोजिंग एंट्री होती है। समझे क्या? एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में बिगिनिंग में, मुझे समझ में नहीं आता, तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कौन सी होगी, जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग थी वो इस ईयर के बिगिनिंग में रिवर्स होगी, और जो क्लोजिंग है वो तो इस ईयर की क्लोजिंग है ना। मतलब ओपनिंग में जो है वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग है जो इस ईयर में ओपनिंग हो रही है, और जो क्लोजिंग है वो तो इस ईयर की क्लोजिंग है। और कैसे कैलकुलेट करोगे, ये अपना फॉर्मूला है। तो एक्रूड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड पे निकाल रहे हैं, इसलिए जितने क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है उनका फेस वैल्यू इनटू रेट इनटू पीरियड। पीरियड कहाँ से कहाँ तक लेना है तुमको, लास्ट ड्यू डेट से ईयर एंड डेट तक का पीरियड लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंक्लूड करूंगा इस कॉन्सेप्ट को। तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो करना, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे बोलना। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, पढ़ते रहो अगर पास होने की इच्छा है। चलो बाय बाय, टेक केयर।